अच्छा, तो योगेश, हमने इंटरव्यू के बारे में बात कर लिया है, साइकोलॉजी के बारे में बात किया, स्क्रीनिंग का और डॉक्यूमेंटेशन का जो भी था वो सब हमने डिस्कस कर लिया है। अब जीटीओ के बारे में बता कि कितने ग्रुप बनाए थे, कितने लोग रिकमेंड हुए थे, किस तरीके से जो बाकी जितने भी ऑब्स्टिकल्स थे, जितने भी टेस्टिंग थे ना, तो वो किस तरीके से किए गए, कोविड की वजह से क्या चेंजेस थे, उसके बारे में बता। जैसे 17 बच्चे आए थे तो स्क्रीनिंग 17 को कर लिया था सबको ही। तो ग्रुप यूजुअली क्या होता है कि 6-7 से बच्चों से ज़्यादा का बनता है। तो हमारे क्या था, पहला ग्रुप जो बना था वो बना था टोटल 9 बच्चों का, फर्स्ट 9 हुँ, बच्चों का, और उसका दूसरा ग्रुप बना था 8 बच्चों का। तो जैसे डे 2 पे हमारा जो ऑब्स्टिकल वगैरह जीटीओ के टास्क वगैरह शुरू हुए, तो सबसे पहले हमारा वही एक इंट्रोडक्शन पार्ट हुआ था, फिर स्टार्टिंग में हुआ हमारा ग्रुप डिस्कशन। तो 2 ग्रुप डिस्कशन हुए थे। पहले का जो टॉपिक था, हमें मतलब ऑप्शन था 2 में से चूज़ करने का। जैसे उसमें पहला टॉपिक था वो था कि जो एट प्रेज़ेंट सबसे ज़्यादा जो मेजर एक सीरियस प्रॉब्लम क्या है वर्ल्ड की। जो इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, एक स्लो डाउन चल रहा है, और दूसरा था जो पैंडेमिक का इश्यू है अभी, और तीसरा टॉपिक था चाइनाज़ एग्रेशन और एक्सपेंशन पॉलिसी। तो ऐसे उसमें 3 उन्होंने लीड दिए थे। तो जो हमारा दूसरा जो जीडी का टॉपिक जो उसने ऑप्शन में दिया था वो था कि जो आत्मनिर्भर भारत है, उसमें 3 चीज़ें हैं, उनमें से ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके हिसाब से कौन-सी है? तो पहली लीड उन्होंने दी थी कि टेक्नोलॉजी जो है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होनी चाहिए। दूसरी थी कि जो फाइनेंशियल असिस्टेंस और जो एक तरह से इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, वो। और तीसरा था कि लेबर की जो स्किल वगैरह इम्प्रूव करना, जो स्किल होती है लेबर की, वो ज़्यादा ही मैटर करती है। तो हुँ। हमने पहला वाला टॉपिक लिया था, तो उस पे डिस्कशन हमारा बहुत सही हुआ था, बच्चों ने सबने अपने पॉइंट्स वगैरह दिए थे। और क्योंकि एक टॉपिक ऐसा था जिसमें तीनों चीज़ों पे लोगों को काफ़ी कुछ पता था, पहले भी जैसे इकोनॉमिक क्राइसिस हो चुका है, स्लो डाउन हो चुका था, और पैंडेमिक क्योंकि मतलब हमारी एज ने तो पहली बार देखा पैंडेमिक। पर ये था क्योंकि हमने इतना ज़्यादा सोशल मीडिया से और बाकी न्यूज़पेपर वगैरह से पढ़ लिया था, तो सबको काफ़ी कुछ पता था। और चाइनीज़ एग्रेशन के बारे में तो सबको पता ही है कि सिंस इंडियाज़ इंडिपेंडेंस ऐसा हुआ है कि बहुत बार ऐसे चाइनीज़ एग्रेशन और सब कुछ हुआ है। तो टॉपिक काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसा था कि एक पॉजिटिव उसमें गया, और ग्रुप डिस्कशन काफ़ी अच्छा गया था। फिर दूसरा जो ग्रुप डिस्कशन का टॉपिक था वो जैसे जो दूसरा जीडी हुआ था, उसमें से हम जो एक डायरेक्ट कंपल्सरी होता टॉपिक है। थे। हाँ, हाँ, जो उसमें ऑप्शन नहीं कंपल्सरी जो होता ना। उनकी। हाँ, तो उसमें था कि डिसिप्लिन जो है लाइफ में, उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल किसका होता है? पेरेंट्स का, टीचर्स का, या रोल मॉडल का? तो वो भी डिस्कशन मतलब हमारी यूज़ टू जो हमारी जो डेली लाइफ है उससे रिलेटेड था। डिसिप्लिन जैसे हमें मतलब जैसे आर्म फोर्सेस में डिसिप्लिन वैसे ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो सही टॉपिक था, और डिस्कशन भी काफ़ी अच्छा है। जैसे पहला डिस्कशन मतलब वैसे ही उस पे गया था। फिर हमारा जैसे जीपी करवाया गया था, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। हुँ, तो इस बार क्योंकि एक जैसे सोशल डिस्टेंसिंग ज़्यादा मतलब एक ज़रूरी था, तो उसमें क्या था कि सबकी चेयर्स वगैरह भी अब की बार थोड़ी दूर-दूर रखी गई थी, ताकि अच्छा। ज़्यादा कॉन्टैक्ट ना हो एक-दूसरे से। और बाकी जैसे जो प्रोटेक्टिव गियर जैसे फेस मास्क और ये फेस शील्ड वगैरह हो गया, और आपके हैंड ग्लव्स वगैरह हो गए। तो ये सब चीज़ें मतलब मैंडेटरी थी, तो जैसे ग्रुप डिस्कशन हो गया या जीपी हो गया, उस टाइम आप सिर्फ फेस मास्क अपना हटा सकते थे। तो ये चीज़ उन्होंने कर दी थी। तो जीपी काफ़ी सही था इस बार। जैसे उसमें यूजुअली क्या होता है जीपी में आपके जो प्रॉब्लम्स होती है उसमें या तो होता है किसी की डेथ होने वाली थी, मतलब ऑलमोस्ट जैसे इंजर्ड होता है, काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड पर्सन होता है। फिर एक जैसे स्मगलिंग वगैरह का उसमें इशू डाल देते हैं वो लोग प्रॉब्लम, और जैसे टेररिस्ट वगैरह को इन्वॉल्व कर देते हैं कि भाई यहाँ ये ब्रिज को मतलब उन्होंने ब्लास्ट करने वाले हैं, या यहाँ पर कोई इस तरह का कोई एक नेशनल प्रॉपर्टी को हार्म करने वाले हैं। इस तरह का यूजुअली होता है जीपी में, जितना मैंने देखा है। पर इस बार काफ़ी अलग था। इस बार जैसे प्रॉब्लम्स बहुत माइनर थी, कोई जैसे मतलब उनको आप जैसे अच्छा, जो एक सवाल है मेरा, कितनी प्रॉब्लम्स थी बेसिकली जीपी में, वो बता पाएगा? कितनी प्रॉब्लम थी और क्या-क्या थी पहले ब्रीफली? तो वो 4 प्रॉब्लम्स थी। जैसे एक तो एक लड़के को मधुमक्खियों ने काट लिया था, तो ही वाज़ इन पेन एंड क्राइंग। सेकंड प्रॉब्लम एक मेंशन करी गई थी कि एक नियर जैसे एक रेलवे क्रॉसिंग थी, उसकी दूसरी साइड जो था माइनिंग का काम चल रहा था कुछ दूरी पे। तो वहाँ से एक ट्रैक्टर जो लोडेड था विद ट्रॉली, वो क्रॉस कर रहा था लेवल क्रॉसिंग को, और वहाँ जाकर के उसका जो वो ट्रैक्टर खराब हो गया, वो रुक जाता है रेलवे क्रॉसिंग पे ही। और वो रेलवे क्रॉसिंग जो थी वो अनमैन्ड थी, मतलब वो ऐसा था कि वहाँ कोई ऐसे बैरिकेड्स वगैरह कुछ नहीं था, आप क्रॉस कर सकते डायरेक्ट। तो तीसरी प्रॉब्लम जो थी वो थी कि एक नियर बाय विलेज में इलेक्शंस होने वाले थे ग्राम पंचायत के। तो जो इलेक्शन कमीशन के ऑफिस से जो लोग आए थे, उनकी वैन खराब हो गई थी, और उनके पास ईवीएम्स वगैरह थी। तो उनको एक 8 बजे जैसे उन्होंने मेंशन कर दिया था कि 8 बजे जो है वोटिंग होने वाली है, और टाइम हो गया था 6 बजे। तो उनको फिर कैसे हेल्प करोगे? फोर्थ प्रॉब्लम थी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जैसे वहाँ से कुछ लोग आए हुए थे ऑफिशियल, तो एक नियर बाय फोर्ट में उनका कुछ काम चल रहा था सर्वे का, तो उनके जो टूल्स थे सर्वे के इक्विपमेंट्स थे वो कुएं में गिर जाते हैं।
तो आप देख रहे हैं जैसे कि 4 प्रॉब्लम्स थी और चारों मतलब ये ऐसा था कि दोनों चारों की जो इम्पोर्टेंस थी वो कहीं न कहीं थोड़ा बहुत ही ऊपर-नीचे था, तो उसको आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते थे। आपको मतलब एक्चुअली को ज़्यादा सोचना पड़ेगा कि किस चीज़ को हम ज़्यादा टॉप पे रखें, क्योंकि आप देखिए कि ट्रैक्टर को हटाना भी ज़रूरी है, क्योंकि वो उससे क्या है हम्म, कि ट्रेन का क्रॉसिंग का टाइम हो रहा था, तो वहाँ एक मेजर ओ, एक्सीडेंट हो सकता था। दूसरा अच्छा। फिर जैसे अब वो जो लड़के को जैसे मधुमक्खी ने काट रखा था, तो ही वाज़ आल्सो इन पेन एंड क्राइंग। और जैसे जो इलेक्शन कमीशन की जो वोटिंग मशीन थी उनको भी पहुंचाना था, क्योंकि वो भी एक ज़्यादा ज़रूरी काम है एक डेमोक्रेटिक हम्म, कंट्री में। तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा मतलब एक तरह से बहुत क्लोज क्लोज अब तो सिमिलर लेवल जो प्रॉब्लम्स थे, मतलब उनका लेवल जो था डिफिकल्टी का ऑलमोस्ट सेम था। तो ये अच्छा, जीपी लेवल हमारा ऑफ वो था। इम्पोर्टेंस भी। ओके। हाँ, तो डिफिकल्टी और इम्पोर्टेंस दोनों उनके ऑलमोस्ट क्लोज क्लोज थे। तो ओके। ये हमारे जीपी हुआ था। जीपी जैसे हमारा वो अच्छा, उसका फिर दोबारा जैसे एक एक सवाल ब्रीथिंग मेरा हुई ये है हमारी। कि तूने जो जेपी का सॉल्यूशन लिखा था, अपना सॉल्यूशन इंडिविजुअल, वो हाँ, हाँ। कितना मतलब सिमिलर था टू अदर्स, और जो ग्रुप का सॉल्यूशन निकला था तो उससे कितना सिमिलर था? अगर निकला था क्या ग्रुप का अ, सॉल्यूशन? हाँ, सॉल्यूशन निकला था हमारा। जैसे तो मेरा क्या था कि जो ऑर्डरिंग थी, जैसे कि प्रायोरिटाइज़ करना था हमें प्रॉब्लम्स को, वो मेरा सेम था बाकी सबसे। प्रायोरिटी में मैंने सबसे पहले जो लड़का जो रो रहा था, जो पेन में था मधुमक्खी काटने की वजह से, उसको मैंने प्रायोरिटी दी थी। सेकंड मैंने प्रायोरिटी दी थी जो ट्रैक्टर जो फँस चुका है क्रॉसिंग के ऊपर, उसको प्रायोरिटी दी। थर्ड में प्रायोरिटी दी जो इलेक्शन कमीशन्स को उनके मतलब जो रिस्पेक्टिव उनकी प्लेस थी वहाँ तक पहुँचाने की। और फोर्थ में जो प्रायोरिटी थी वो थी कि आपको जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो ऑफिशियल्स हैं उनके इक्विपमेंट्स को कुएं से निकालना। अब इसमें एक जो उन्होंने जो एक हमें जो एक एडवांटेज वो दी थी कि हम जो ग्रुप थे, हमारा जो ग्रुप था वो एक्चुअल में माउंटेनियर्स का था। हमें एक माउंटेन क्लाइंबिंग का एक इवेंट होने वाला था नियर बाय टाउन में, हमें वहाँ जाना था। तो वी हैव दैट पर्टिकुलर इक्विपमेंट्स लाइक रोप्स एंड अदर थिंग्स। तो ये चीज़ हमारे अच्छा। पास एक एडवांटेज में थी। तो उसके बेसिस मैंने इनको प्रायोरिटाइज़ करा। बाकी ग्रुप ने भी ऑलमोस्ट सेम ऐसे ही प्रायोरिटाइज़ करा। कोई 1-2 थे जिनका थोड़ा अलग सा था। सेकंड थर्ड प्रॉब्लम में थोड़ा उन्होंने डिफरेंशिएट कर रखा था। उसका जो सॉल्यूशन था, तो मेरी जो पहली प्रॉब्लम थी उसका मैंने सॉल्यूशन, और जो मेरी दूसरी प्रॉब्लम थी जैसे ट्रैक्टर को निकालना, और जो हुँ, मेरी थर्ड प्रॉब्लम थी, जो मेरी स्टार्टिंग की 3 प्रॉब्लम्स थी उनका सॉल्यूशन मेरे बाकी ग्रुप से मैच कर रहा था। फोर्थ वाले का थोड़ा अलग सा था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम जो नियर बाय विलेजर्स हैं, जैसे वहाँ 2-3 गाँव मेंशन करके, तो उन गाँव वालों को हम इन्फॉर्म कर देंगे और वो मतलब ऑफिशियल्स की हेल्प कर देंगे। मैंने ये प्लानिंग करी थी कि हम 2 बंदे जो है ऑफिशियल्स के साथ जाएँगे और हमारे जो रोप्स हैं, उनसे हम उनके इक्विपमेंट्स निकलवा देंगे। तो थोड़ा बहुत डिफरेंस था, लेकिन यूजुअली क्या होता है कि जैसे आपको ग्रुप के साथ एग्री करना पड़ता है, तो वो ज़रूरी अच्छा। होता है। तो मैं ग्रुप के साथ एग्री कर गया, तो मैंने कहा था कि हाँ, कोर्स में हम लोग ऐसा कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही करना है। तो ये चीज़ थी। अच्छा। उसके अलावा फिर जैसे जीपी हमारा होता है कंप्लीट, तो तो हमें लोग थोड़ा सुन रहे ब्रीथिंग। थे क्या? सब रिपीटर थे हाँ, ना तेरे बैच में तो? हाँ, और मेरे कोई बैच में रिकमेंडेड सब था ऑलरेडी, प्रीवियस रिकमेंडेड ऐसा कोई था बैच में प्रीवियस तेरे बैच? रिकमेंडेड मेरे बैच एक था एक लड़का, वो 2 बार एफकेट के लिए रिकमेंड हुआ था एंड ही वाज़ मेरिट आउट बोथ ऑफ द टाइम्स। तो उसके बाद हमारा फिर जैसे क्या हो रहा था कि जैसे हमें जैसे ब्रेक दिया जाता है, तो हमें फिर उसमें ब्रीफिंग दी गई कि अब आगे आपके क्या टास्क वगैरह होंगे। फिर हमारे शुरू हुए थे ऑब्स्टेकल्स वगैरह, पीजीटी वगैरह जैसे। तो पहला हमारा हुँ, जैसे प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क था, वो तो काफ़ी सही था, मतलब डिफिकल्टी लेवल उसकी आफ्टर एवरी ऑब्स्टेकल इंक्रीज़ हो रही थी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो हमने तो सिर्फ थर्ड ऑब्स्टेकल तक ही क्लियर कर पाए थे, क्योंकि हमारे ग्रुप में जो 1-2 बच्चे थे जो मतलब जिन्होंने ग्रुप को अटका दिया था, वो सुन नहीं रहे थे किसी की, और उनका सॉल्यूशन अप्लाई कर रहे थे पर वो लग नहीं रहा था। तो उस टाइम फिर थर्ड ऑब्स्टेकल में मैंने उनको मतलब सॉल्यूशन अपना दिया था, वो काम कर गया उसी टाइम। वो एक्चुअली वर्केबल पहले ही मैंने वैसे सोच रखा था पहले एक बार, तो वर्केबल था, वो फटाफट हमने क्रॉस करा, पर उस टाइम में टाइम खत्म हो गया था। पीजीटी के बाद हमारा फिर जो उन्होंने करवाया था ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस। हाँ। तो ग्रुप तो ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस ऑब्स्टिकल में यूजुअली ज़्यादा कॉन्टैक्ट होता है ना, तो वो कैसे हैंडल हाँ, किया? क्योंकि जैसे क्या होता है कि यूजुअली तो क्या होता है कि 2 टीमें या 3 टीमें कम्पीट करती हैं उसमें। हुँ, तो जैसे कम्पीट नहीं करा गया था, एक्चुअली क्या होता है कि सिर्फ एक टीम को ही पूरा क्रॉस करना था एक बारी में, और दूसरी जैसे कि हमारे सिर्फ 2 ही बैच थे, तो दूसरा बैच जो था वो अपने दूसरे ऑब्स्टेकल्स वगैरह जो पीजीटी, एनजीटी दूसरे जो चल रहे थे उन पे काम कर रहे थे वो लोग। उनकी वहाँ टेस्टिंग चल रही थी, तो हमें फिर वही था कि जैसे ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस करवाया गया, तो उसमें क्या था कि जो हमारे ये जो फेस शील्ड, मास्क और ग्लव्स वगैरह ये सब उतरवा दिए थे। ये उन्होंने कहा था क्योंकि ये सब वैसे ही खराब हो जाएँगे और फट भी सकते हैं, इनको आप रख दो और इनके साथ मतलब आप ग्रुप में ऐसे ऑब्स्टेकल में काम नहीं कर सकते ठीक से। तो फिर वो ऑब्स्टेकल हमारा हुआ था, तो ऑब्स्टेकल काफ़ी सही था। जैसे इस बार जो था बाकी जैसे एफकेट में जैसे एयरफोर्स में जो होता है उससे काफ़ी अलग होता है, जैसे आर्मी का भी। यहाँ दीवार वगैरह होती हैं, जैसे 7-8 फीट की दीवार होती है ऐसे, उसमें इतना होता नहीं है एयरफोर्स वाले में। काफ़ी सही था ये। फिर ऑब्स्टेकल रेस हुआ, तो उसके बाद जैसे जीडी हमारा हो गया, जीपी हो गया, पीजीटी हो गया, ऑब्स्टेकल रेस हो गई। तो हमारी 4 चीज़ें हो गई थी। तो उन्होंने फिर हमें ये कहा था कि
कुछ एक चीजें और है जो हम लोग आज ही खत्म करवा देंगे, क्योंकि नेक्स्ट डे फिर जैसे बारिश वगैरह हो जाती है उस चक्कर में। तो इसके अलावा फिर उन्होंने हमारे जैसे लास्ट में इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल कराया था, और उससे पहले हमारा जो हाफ ग्रुप टास्क होता है वो करवा दिया था। तो हाफ ग्रुप टास्क में जैसे उन्होंने फर्स्ट 4 और लास्ट 4 कर दिया था, और वो भी काफी सही था क्योंकि बच्चे कोऑपरेटिव ज्यादा थे। और मैंने खुद ने जैसे मैंने सॉल्यूशन दिया था कि लड़का और था उसने भी सॉल्यूशन दिया था। लेकिन एक चीज खास ये थी कि इस बार क्योंकि जैसे कांटेक्ट वगैरह हो रहा था सरफेस वगैरह से एक पर्टिकुलर ऑब्स्टेकल में, जैसे पीजीटी वगैरह के उसमें, तो वो लोग क्या कर रहे थे कि आफ्टर एवरी टेस्टिंग उसको सैनिटाइज कर रहे थे, पूरे को वहाँ पर डिसइंफेक्ट स्प्रे कर रहे थे। जैसे लिक्विड वगैरह उनका जो स्प्रे उनका होता है ना, वो पूरा उसको स्प्रे करके अच्छे से उसको साफ कर रहे थे। ये चीज उन्होंने काफी ध्यान रखा इस चीज का, ताकि जो वायरस अगर किसी को हो भी रखा हो तो स्प्रेड ना हो कहीं पे। पीजी ये सब हो गया था। इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल हमारा उस दिन सेम डे ही करवा दिया गया था। उसका मेरा तो क्या था, इंटरव्यू का कॉल आ चुका था ऑलरेडी, क्योंकि मेरा साइकोलॉजी जो डे 2 था हमारा, उस दिन हमारा ऑलरेडी मतलब क्या था कि साइकोलॉजी का मेरा होने वाला था, पर वो हुआ नहीं। फिर डे 3 पे हम लोगों को मतलब फिर साइकोलॉजी जो जीटीओ के बाद मेरा इंटरव्यू का कॉल था, तो इंटरव्यू वगैरह का फिर वो चलता रहा, तो उसमें तो कुछ इतना ज्यादा था नहीं। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे हमारा फिर जो बचे हुए चीजें थी, जैसे लेक्चर बचा हुआ था हमारा, लेक्चरेट बचा हुआ था, फिर हाफ ग्रुप जो कमांड टास्क था वो बचा हुआ था, और फाइनल ग्रुप टास्क, ये 3 चीज करवाई गई थी। इससे पहले हमारा एक स्मॉल इंट्रोडक्शन जो था वो ऑफिसर ने लिया था, जिसमें उन्होंने बस बोला था कि अपने बारे में हमें 5 चीजें बतानी है, अपने बारे अपने एकेडमिक्स बतानी है, तुम कहाँ से आ रहे हो, वो तुम्हारे हॉबीज इंटरेस्ट क्या है, पेरेंट्स के बारे में, और तुम एट प्रेजेंट क्या कर रहे हो, जैसे एसएसबी की तैयारी या कुछ भी तुम्हारे जो प्लान्स वगैरह है उसमें तुम कैसे क्या काम करते हो। तो ये हुआ था। फिर लेक्चरेट हुआ था। लेक्चरेट में मेरे जो टॉपिक मिले थे, मुझे एक मिला था क्रिकेट लेजेंड्स का, एक हुआ था यूआईडी नंबर, जो तीसरा था वो था एनर्जी क्राइसिस इन द वर्ल्ड, और फोर्थ था वाटर रिसोर्सेज इन द वर्ल्ड, ऐसे करके एक टॉपिक था। तो मैंने तो क्रिकेट लेजेंड में बोला था बिकॉज मेरा जो बैकग्राउंड है वो स्पोर्ट्स से है, तो मुझे ज्यादा इस चीज में थोड़ा आइडिया ज्यादा था, लेजेंड्स वगैरह के बारे में, उनके लाइफ कैसे रही है, जिस तरह से उनका स्ट्रगल है, तो मैंने उस बारे में बोला था। तो मेरा लेक्चर काफी अच्छा गया था मेरे हिसाब से, क्योंकि यूजुअली मैं लेक्चरेट में कभी ऐसे कुछ ज्यादा ना तो ज्यादा स्टैमर करता हूँ, और क्योंकि मेरा पॉइंट्स वगैरह काफी रहते हैं, तो मैंने उनको अच्छे से पूरा एक्सप्लेन करके मैंने डिवाइड कर दिया था एक्चुअली, कि पहले मैं लेजेंड की डेफिनेशन दूंगा, फिर क्रिकेट लेजेंड्स के बारे में थोड़ा बताऊंगा, कि फिर जो इंडिया में और जो फॉरेन जो अदर कंट्रीज है उनमें जैसे जो लेजेंड्स वगैरह रहे उनके बारे में थोड़ा, कि कौन कौन क्या है। फिर बताऊंगा कि लेजेंड्स एक्चुअल में बनते कैसे हैं, ये क्या मतलब इनमें खास होता है जो बाकी सब में नहीं होता। फिर लास्ट में मैंने फिर कंक्लूड में ये बताया था कि लेजेंड जो होता है वो कोई भी बन सकता है, और उसको थोड़ा मतलब होता है मोटिवेटिंग वर्ड बोल दिए। और उसके बाद फिर जैसे हमारा अच्छा, बाकी एचटीपी। लोगों का क्या टॉपिक था, याद होगा तेरे को कि बाकी हाँ ग्रुप में बाकी उनका क्या? बाकी हाँ। जैसे बाकी जिन लोगों ने बोला था, जैसे एक ने बोला था वाटर रिसोर्स पे, की जो वाटर क्राइसिस चल रहा है आज के टाइम हम्म। में, वाटर स्कैर्सिटी इन द वर्ल्ड इन कंट्री, तो उसके ऊपर था। एक का था कि यूएस एंड द टेररिज्म, ये टॉपिक था। फिर जैसे एक का था कि डिसिप्लिन के ऊपर ही उसको मिल गया था एक्चुअल में टॉपिक, कि डिसिप्लिन लाइफ ऐसे करके था। एक को मिला था कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब उसने एक्चुअल में उसने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे बता दिया था सब कुछ। हम्म। और ऐसे थे, और टॉपिक अभी कुछ याद नहीं आ रहा, पर यही टॉपिक ज्यादातर थे। तो मेरे टॉपिक इससे कुछ ज्यादा बड़े नहीं थे, अच्छा ठीक हम्म। ठाक टॉपिक है, इजी टॉपिक थे जो डे टू डे लाइफ से रिलेटेड रहते हैं बस। उसके बाद हाफ हाफ ग्रुप टास्क हमारा उस दिन हुआ, फिर सॉरी हाफ ग्रुप टास्क कमांड टास्क फिर हमारा हुआ था। तो कमांड टास्क जो था वो काफी मतलब मेरे को तो जो मिला मेरे हिसाब से, मतलब पहले जो मैंने कमांड टास्क एक बार परफॉर्म करा था उसके हिसाब से काफी ज्यादा डिफिकल्ट था, क्योंकि उसमें ड्रम था एक इन्वॉल्व, उसमें 2 होल वगैरह थे। तो मैंने उसको पूरे को क्रॉस करवा दिया था। तो उन्होंने ऑफिसर ने कंडीशन अप्लाई करी थी काफी सारी, कि अगर ये बल्ली तुम्हारी टूट जाए तो तुम क्या करोगे। मैंने कहा इस ड्रम में मैं रस्सी का यूज करूंगा और इस पट्टे को फंसा दूंगा। फिर उन्होंने कहा था कि अगर ये आगे वाला होल नहीं होगा, तो उसमें एक्चुअली क्या था, आगे 2 होल थे ड्रम में और पीछे 2 होल थे, लिटा रखा था ड्रम को। तो मैंने उसको बताया सर आगे वाले होल नहीं हो तो पीछे वाले यूज करूंगा। फिर आगे जैसे क्रॉस करा तो उन्होंने पूछा कि जैसे ये वाला ऑब्स्टेकल आया था उसमें, उन्होंने कहा था अगर यहाँ पर मान लो तुम्हें तुम्हें जैसे मतलब अगर ये वाली चीज तुम्हें अप्लाई ना करनी, तुम्हें बल्ली इस्तेमाल ना करनी दूँ तो कैसे करोगे। मैंने सर रस्सी का यूज करूंगा। तो उन्होंने मतलब कंडीशन अप्लाई करते रहे, मैंने क्रॉस कर दिया था पूरा ऑब्स्टेकल, तो बहुत जल्दी क्रॉस हो गया, ज्यादा टाइम लगा नहीं। बाकी बच्चों का जैसे ऑब्स्टेकल वगैरह था तो काफी से मुझे एक बार बुलाया भी गया था एक लड़के ने अपने एज अ सबऑर्डिनेट के लिए। तो उसने जैसे परफॉर्म करा, तो उसका क्या था कि ऑलरेडी उसका रस्सी अवेलेबल थी सेटअप में, पर उसने क्या था कि उनको यूज नहीं कर पाया, उसने अलग से अपनी रस्सी जो उन्हें मिली थी वो यूज करने लग गया। तो मैंने चीज देखी कि वो ज्यादा मतलब उस चीज पे ध्यान नहीं दे पा रहा था। इफेक्टिव इंटेलिजेंस तो थी, लेकिन उसका एक्चुअली जो नोटिस करना होता है चीजों को वो उसने करा नहीं ज्यादा। कमांड टास्क हुआ था, फिर लास्ट में हमारा फाइनल ग्रुप टास्क हुआ था। फाइनल ग्रुप टास्क यूजुअली क्या होता है कि जैसे
पीजीटी होता है वैसे ही होता है, बस उसमें क्योंकि ज़्यादा आइडिया लग जाता है लोगों को तो फटाफट हो जाता है वो सॉल्व। तो हमारा जो ऑब्स्टेकल था जैसे तो उसमें वो हाइट ज़्यादा थी ऑब्स्टेकल की, मतलब ऑलमोस्ट 4 फीट अराउंड वो था। तो उन्होंने कहा था कि लास्ट जो ऑब्स्टेकल बचा था उसमें पीजीटी में, उन्होंने कहा एफजीटी में, तो उन्होंने कहा था कि अगर इसकी हाइट कम करनी है तो कैसे करना होता है। एक्चुअली में क्या था वो पैरेलल टेबल थी, तो जैसे लेफ्ट राइट में पैरेलल टेबल थी। तो मैंने कहा सर इसके जो पोल्स हैं, बाकी बच्चे एकदम से अटक गए, तो मैंने कहा सर इसके जो पोल्स हैं हम उनका यूज कर सकते हैं, आगे 2 रस्सी बांधेंगे, पीछे बांधेंगे और थोड़ी कम हाइट में बांधेंगे रस्सी को और उसमें फट्टा लगा देंगे और क्रॉस कर देंगे। उसने कहा ठीक है चलो। तो जीटीओ का एक्सपीरियंस इतना ही था, लेकिन ये था कि मैंने बस 1-2 जगह ही ज़्यादा मुझे लग रहा है जो मैंने गलतियाँ की। एक तो मैं जीपी में थोड़ा गलती कर गया कि मैंने सॉल्यूशन जो था वो अपने लास्ट में लेकर सही से नहीं दिया। यूजुअली मैं ऐसे तो मैं एग्री कर गया था ग्रुप के साथ, पर वो सॉल्यूशन मुझे देना चाहिए था। और 1-2 चीज़ें थी जैसे कि रूल्स वगैरह मैंने काफ़ी ब्रेक कर दिए थे। जैसे मिलिट्री के ऑफिसर ने उसने जीटीओ ने हमें मुझे भी एक बार वार्निंग दी थी कि प्लीज़ डोंट ब्रेक द रूल्स। तो अच्छा, जीटीओ का हमने समझ लिया। अब थोड़ा-सा वो तेरा जो एक्सपीरियंस था जब तू अपने मेस में जा रहा था, जहाँ अकोमोडेशन दिया था, उसके बारे में थोड़ा बताएगा? कि क्या-क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल थी इस टाइम पे? जैसे कि लाइब्रेरी अलाउ कर रहे थे क्या? हर फ्लोर पे शायद वो कॉइन वाला टेलीफ़ोन होता है, वो यूज़ करने दे रहे थे, गेम खेलने दे रहे थे क्या टेनिस-वेनिस? टेबल टेनिस का ऊपर था ना शायद? फ़ोन फ़ोन तो यूज़ करने दे रहे थे, जैसे जो कॉइन वाला फ़ोन था, लैंडलाइन जो हाँ, था। ओके। उसको यूज़ करने दिया था। लाइब्रेरी उन्होंने ओपन करी थी, उन्होंने गाइडलाइंस दी थी कि लाइब्रेरी इस टाइम खुली रहती है, पर बाद में वहाँ जो उनके जो वहाँ पर इंचार्ज थे लाइब्रेरी का, उन्होंने कहा था कि पैंडेमिक की वजह से हम लोग अभी अलाउ नहीं कर रहे, तो आप अपने रूम में रहें वो ज़्यादा सही है। यहाँ पर कॉन्टैक्ट वगैरह ज़्यादा होगा बच्चों से, इस वजह से। तो वो हमने लाइब्रेरी हम यूज़ नहीं कर पाए थे। फिर एक्टिविटीज़ वगैरह कुछ ज़्यादा थी नहीं वहाँ पर। मतलब एक सिर्फ टी पॉइंट था जहाँ पर आप सिर्फ बैठ सकते थे, ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि बास्केटबॉल वगैरह या जितने भी जो टीम गेम्स वगैरह थे जहाँ पे गैदरिंग ज़्यादा होती है, तो वो सब उन्होंने बंद करवा दिए थे। और बाकी वैसे अकोमोडेशन ठीक था, पर इस बार क्या था थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए एक ही रूम में 6 बेड ही लगाए गए थे। यूजुअली बताते थे कि 8 बेड होते हैं। हुँ। तो वो भी थोड़ा ऐसा था कि कॉर्नर्स में लगाए गए थे बेड और उनके बीच में से जो ज़्यादा गैप था वहाँ पर एक-एक बेड लगा दिया था आमने-सामने। तो अकोमोडेशन ठीक था, बस ये था कि जहाँ पर गैदरिंग वगैरह ज़्यादा होती है, यहाँ पर जैसे लग रहा है कि हमें जैसे टी पॉइंट वगैरह पे हो गए या हर फ्लोर पे जहाँ बच्चे यूजुअली पास करते हैं, तो वहाँ पर उन्होंने सैनिटाइज़र वगैरह लगा दिए थे, मेस में भी सैनिटाइज़र लगा दिए थे। और ये गाइडलाइंस थी कि आप अगर जैसे बाथरूम में भी जा रहे हैं, तो वहाँ पर भी अपना जो फेस मास्क वगैरह है वो पहन के जाएँ। और बाकी इस चीज़ की फैसिलिटी थी कि अगर आपके जैसे फेस मास्क वगैरह खराब हो गया है, यूजुअली वो कह रहे थे कि आप अगर यूज़ एंड थ्रो रखें तो ज़्यादा सही है फेस मास्क और हैंड ग्लव्स। तो उन्होंने इस चीज़ की फैसिलिटी कर रखी थी कि आप वहाँ से खरीद सकते हो, मतलब जो नॉर्मल रेट्स होते हैं उन पे आप वहाँ से, तो ना आर्मी के पास थे अवेलेबल, तो वहाँ से अब हम परचेज़ कर सकते थे। उसके लिए कैफेटेरिया था जहाँ पर इंटरनेट की सर्विस थी और फ़ोन हाँ। कॉल्स वगैरह अगर आपको किसी को करना है तो आप कर सकते हो। तो ये अच्छा, एक्सपीरियंस। फिर कॉन्फ्रेंस का क्या हुआ? कॉन्फ्रेंस में कुछ पूछा तुझसे? कॉन्फ्रेंस में मुझसे यूजुअली तो वो पूछते हैं कि हाउ वाज़ योर स्टे, फूड एंड ऑल। फिर एक क्वेश्चन उन्होंने ये हाँ। पूछ लेते कि डायरी राइटिंग आई मेंशन्ड इन माय हॉबीज एंड इंटरेस्ट। उन्होंने पूछा था कि योगेश आपकी डायरी राइटिंग जो एक हॉबी है तो कैसे आप उसको परस्यू करते हो और पिछले 5 दिनों में आपने क्या लिखा? मैंने बताया उनको कि सर ऐसे-ऐसे थोड़ा बहुत लिखा और जो क्वालिटीज़ मैंने इम्प्रूव करना चाहा और जो मैंने इंट्रोस्पेक्शन थोड़ा बहुत करा उस बेसिस पे जो-जो मेरे को लगा मैंने उसको मेंशन कर दिया डायरी में। उसने पूछा उसके अलावा क्या कर रहे हो फिलहाल डायरी राइटिंग? मैंने सर जो मेरा पास्ट का जैसे रहा है चाइल्डहुड मेमोरीज़ और जो स्कूलिंग में जब मेरी शुरू हुई थी, मैं वहाँ का भी लिख रहा हूँ। तो उन्होंने फिर एक क्वेश्चन पुट अप कर दिया था कि कब तक फिर आप जैसे अभी तो आप चाइल्डहुड पे ही लिख रहे हो, स्कूलिंग पे लिख रहे हो, तो कॉलेज लाइफ तक कैसे जाओ, कब तक पहुँचोगे? मैंने उनको बताया सर इट विल टेक टाइम एंड आई बिलीव दैट बाय द एंड ऑफ सितंबर दिस ईयर आई विल कंप्लीट इट अप टू कॉलेज लाइफ। उन्होंने फिर पूछा था कि कितना-कितना लिखते हो, मतलब कितने पेजेस तुम लिखते हो उसमें? तो मैंने कहा सर कि कोई भी जो इवेंट जिसके बारे में लिख रहा हूँ तो उससे रिलेटेड जितने भी एक्शंस होते हैं, जितने भी उसके जो छोटी-छोटी चीज़ें उसमें होती हैं, मैं डिटेल में लिखता हूँ। तो यूजुअली इट टेक 4 टू 5 पेजेस एंड इट समटाइम इट टेक लेस पेजेस और डिपेंड ऑन द इवेंट एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट ट्यून व्हिच आई एम राइटिंग। तो उन्होंने कहा कि ओके, फिर उन्होंने बस मेरे को भेज दिया। अच्छा, ओके। तो बेसिकली टोटल कितने लोग हुए थे? 5 लोग रिकमेंड हुए थे, हाँ, राइट? आउट ऑफ 17 17। 17 आए थे, 5 रिकमेंड हुए थे, 2 मेरे ग्रुप से रिकमेंड हुए थे और 3 दूसरे ग्रुप से रिकमेंड हुए थे। अच्छा, ओके। तो अभी उनका रिज़ल्ट भी आ गया होगा मेडिकल का अब तक तो? उन लोगों का हाँ, जो लोग मेडिकल का आ गया है, जैसे मैंने पूछा था तो वो बता रहे थे कि जैसे 2 लड़के थे वो तो मेडिकली फिट हो गए थे डिक्लेयर, हाँ। ठीक है? बाकी 2 लड़के थे जिनमें एक को तो बीपी का इश्यू था तो उसे अपील मेडिकल बोर्ड के लिए उसने अप्लाई कर दिया है और जो हुँ। एक और कैंडिडेट था उसका एक्चुअली उसका नोज़ का प्रॉब्लम है, डीएनएस का जिसे कहते हैं।
उसको थोड़ा एक्चुअली क्या था, एक नॉस्ट्रल से थोड़ा जो ब्रीदिंग जो है वो थोड़ा उसमें प्रॉब्लम था, तो उन्होंने एक सर्जरी के लिए उसको बोला है, माइनर सर्जरी है। उसके बाद उसको फिर वो लोग अपील मेडिकल बोर्ड के लिए बुलाएंगे और फिर उसको बता रहे, यूजुअली ऐसा मैंने सुना है कि डीएनएस जो है वो ज़्यादा बड़ी इशू नहीं है, वो 5-10 दिन लगते हैं, ठीक हो जाता है, उसके बाद फिर आपको रिकमेंड कर देते हैं, वो टेम्परेरी रिजेक्शन होता है, जो आप मतलब अपील मेडिकल बोर्ड या रिव्यू के लिए अप्लाई करके आप जो कमीशन के लिए हम मतलब डिक्लेयर्ड हो जाते हैं फिर। और जो एक और कैंडिडेट था एक्चुअली, उसका एसएसबी था, तो उसका जैसे वो रिकमेंड हम लोग, जैसे हमारा जो रिजल्ट 1 तारीख को हुआ था, तो वो रिकमेंड 1 तारीख को हो गया था, नेक्स्ट डे उसका एसएसबी था, तो उसने अपना एसएसबी एक हफ्ते पोस्टपोन करा दिया था, मेंशन कर दिया था कि सर मेरी एसएसबी है, वो देहरादून के, हालांकि वहाँ से स्क्रीन आउट हो गया था, लेकिन अब उसका मेडिकल शुरू हो चुका है, अभी शायद कल ही शुरू हुआ है। अच्छा, ओके, समझ गया। चल फिर तो अगली एसएसबी तेरी सितंबर में है, हाँ सितंबर में है। एयरफोर्स की। कहाँ पे? देहरादून में ही? देहरादून में है। चल भाई, फिर उसके लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू। तो काट दूं क्या? अभी और कुछ है जो डिस्कस कर सकते हैं हम लोग? और तो कुछ ऐसा कुछ खास है नहीं, अगली एसएसबी में बताऊंगा फिर क्या रहा क्या नहीं। एक तेरा इंटरव्यू ले लेंगे जब तू एसएसबी देने जाएगा उसके बाद।